नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरपीएससी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। आज साथियों हम राजस्थान के एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान का एकीकरण टोटल 7 चरणों में संपन्न हुआ था। इसमें साथियों आज हम सबसे पहले प्रथम चरण के गठन के बारे में देखेंगे, जिससे मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था। तो आइए शुरू करते हैं राजस्थान का एकीकरण। साथियों, राजपूताना की रियासतें भारतीय संघ में तो शामिल हो गई, लेकिन रियासती विभाग के निर्णय के अनुसार स्वतंत्र भारत में केवल वे ही रियासतें अपना पृथक अस्तित्व रख सकेंगी जिनकी आय 1 करोड़ रुपए वार्षिक तथा जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक हो। राजस्थान की केवल 4 रियासतें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर व बीकानेर ही इन मानदंडों को पूरा करती थी। बाकी 15 रियासतें बच गई तथा 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश। इन मानदंडों को पूरा करने के लिए साथियों अब एक नया दौर शुरू होता है राजस्थान के एकीकरण का। स्वतंत्रता के समय राजस्थान में 3 प्रकार के राज्य थे: देशी रियासतें, ठिकाने और केंद्र शासित प्रदेश। देशी रियासतों की संख्या राजस्थान में 19 थी, ठिकानों की संख्या 3 थी, केंद्र शासित प्रदेश 1 था। सलामी के आधार पर या सैल्यूट के आधार पर विभाजन किया जाए तो साथियों 2 प्रकार के राज्य थे: सैल्यूट स्टेट्स और नॉन सैल्यूट स्टेट्स। देशी रियासत जो संख्या में 19 थी सैल्यूट स्टेट्स कहलाती थी, क्योंकि इनके राजाओं को तोपों की सलामी दी जाती थी। ठिकाने नॉन सैल्यूट स्टेट कहलाते थे, इनकी संख्या 3 थी, इन्हें किसी भी प्रकार की सलामी नहीं दी जाती थी। जबकि केंद्र शासित प्रदेश सीधा केंद्र के नियंत्रण में था। सबसे पहले 19 देशी रियासतों को देखते हैं। तो ये रियासतें कौन सी थी? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही, झालावाड़, कोटा, बूंदी, शाहपुरा, टोंक, करौली, धौलपुर, भरतपुर, किशनगढ़, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, अलवर और बीकानेर। साथियों, अजमेर मेरवाड़ एक केंद्र प्रशासित प्रदेश था। याद रखना, अजमेर मेरवाड़ एकमात्र राजस्थान का केंद्र शासित प्रदेश था। साथियों 3 प्रमुख ठिकाने कौन से थे? लावा, नीमराणा और कुशलगढ़। साथियों नीमराणा ठिकाना अलवर का आश्रित था, लावा टोंक का और कुशलगढ़ बांसवाड़ा का आश्रित था। साथियों इसमें सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? मेवाड़। और सबसे नवीन रियासत झालावाड़। सबसे बड़ी रियासत जोधपुर और सबसे छोटी रियासत शाहपुरा। अब साथियों आप कुछ पीवाईक्यू के जवाब दे दीजिए। राजस्थान के एकीकरण के पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे? साथियों राजस्थान में 19 देशी रियासतें और 3 ठिकाने थे। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, 19 रियासतें 3 ठिकाने। लावा, जिसे ब्रिटिश द्वारा 1867 में प्रत्येक ठिकाने के रूप में मान्यता प्रदान की गई, पहले किस राज्य का आश्रित ठिकाना था? तो साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, टोंक का। लावा टोंक का, नीमराना अलवर का और कुशलगढ़ ठिकाना बांसवाड़ा का। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो साथियों सबसे बड़ी थी मारवाड़ या जोधपुर, ऑप्शन 2 राइट होगा। सबसे छोटी शाहपुरा, सबसे प्राचीन मेवाड़ और सबसे नवीन झालावाड़। सबसे पहले मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। मत्स्य संघ के अंतर्गत पूर्वी राजस्थान की 4 रियासतें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को शामिल किया गया। इसके अलावा इसमें एक ठिकाना नीमराना को शामिल किया गया। तो 4 रियासतें और 1 ठिकाना। स्वतंत्रता के समय इन रियासतों में राजनीतिक रूप से उत्तेजनापूर्ण वातावरण था, प्रशासनिक रूप से अव्यवस्था थी। अलवर और भरतपुर में मेव मुसलमान जाति रहती थी। मेव उत्तरी भरतपुर रियासत, गुड़गांव व अलवर रियासत के दक्षिणी क्षेत्र को मिलाकर मेव स्थान बनाना चाहते थे। यहाँ पर इस जाति ने अंतक फैला रखा था।
अलवर के स्वाधीनता सेनानी मास्टर भोलानाथ ने अपने लेख अलवर प्रजामंडल में लिखा, अलवर इन दंगों का प्रमुख केंद्र रहा। महात्मा गांधी को इनसे बड़ा दुख हुआ। अलवर का राजा कौन था? अलवर का राजा था तेज सिंह। भरतपुर का राजा कौन था? महाराजा ब्रजेंद्र सिंह। भरतपुर रियासत के उत्तरी भाग में 209 गांव इन दंगों से नष्ट हो गए। भरतपुर के सेनानायक राजा गिरिराज शरण सिंह, जो तत्कालीन भरतपुर महाराज ब्रजेंद्र सिंह के भाई थे, इन्होंने एक प्रेस वक्तव्य में यह बात बताई। 5 जुलाई 1947 को भरतपुर के महाराजा ब्रजेंद्र सिंह ने दंगाइयों को चेतावनी दी कि यदि किसी क्षेत्र में सांप्रदायिक हिंसा होती है तो उस समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला वह नेता उत्तरदायी होगा। दंगाइयों को देखते ही गोली मार दी जाएगी। इसके अलावा साथियों, भरतपुर के महाराजा ब्रजेंद्र सिंह ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में नहीं मनाया। इन्होंने भारतीय नेताओं को विभाजन के लिए उत्तरदायी बताया। भरतपुर महाराज ने 1 लाख मुसलमानों को मारकर अपने राज्य से भगा दिया तथा इस बात की उसे प्रसन्नता थी कि उनके राज्य में एक भी मुसलमान नहीं है। बांदीकुई से आगरा रेलवे लाइन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए महाराज ने कोई कारगर कदम नहीं उठाए। महाराज ने जाटवाद को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भरतपुर राज्य में शस्त्र व गोला बारूद तैयार करने के लिए अवैध कारखाने खोले गए। जाटों व राष्ट्रीय स्वयंसेवकों को शस्त्र बांटे गए। महाराजा ब्रजेंद्र सिंह स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक की गतिविधियों में रुचि लेते थे। 28 जनवरी 1948 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक पत्र के द्वारा सरदार पटेल को अवगत कराया कि भरतपुर रियासत में आरएसएस को शस्त्र प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भरतपुर में इस तरह से अशांति व तनाव का वातावरण बना हुआ था। 10 फरवरी 1948 को रियासती विभाग ने महाराजा ब्रजेंद्र सिंह को दिल्ली बुलाया व उनके प्रशासन की शिकायतों का विवरण दिया। भरतपुर के महाराजा ब्रजेंद्र सिंह ने अनिच्छा से अपना प्रशासन सरकार को सुपुर्द कर दिया। 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने एस.एन. सप्रू को भरतपुर राज्य का प्रशासक नियुक्त किया। कर्नल ढिल्लो को राज्य का सेना अध्यक्ष नियुक्त किया। भरतपुर महाराजा ब्रजेंद्र सिंह के भाई राव राजा गिरिराज शरण सिंह को ब्रिटेन निर्वासित कर दिया गया। महाराज के विरुद्ध कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं होने पर उन्हें दोष मुक्त कर दिया गया। तो साथियों, ये था भरतपुर का घटनाक्रम। अब देखते हैं अलवर में उस समय क्या हो रहा था। अलवर का राजा तेज सिंह था तथा अलवर का दीवान एन.बी. खर्रे था। एन.बी. खर्रे ने मेव जाति से सख्ती से निपटने का निर्णय लिया। इन्होंने मेव जाति को सख्ती से कुचल दिया। कांग्रेस ने खर्रे पर आरोप लगाया कि खर्रे ने हिंदुओं को मेवों के विरुद्ध भड़काकर दंगा करवाया है। एन.बी. खर्रे या नारायण भास्कर खर्रे पहले हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे, इसलिए इन्हें कट्टर हिंदू की दृष्टि से देखा जाता था। अक्टूबर 1947 में सरदार पटेल ने रियासती विभाग की एक सभा बुलाई और भरतपुर के राजा व अलवर के दीवान से कहा, जो लोग सांप्रदायिकता फैलाने का काम कर रहे हैं वे देश के शत्रु हैं। खर्रे ने इस कार्यवाही को राज्य के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप माना। खर्रे साथियों सरदार पटेल को पसंद नहीं करता था। इसी घटनाक्रम के बीच 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी गई। अलवर नरेश तेज सिंह व पीएम एन.बी. खर्रे का हाथ होने का संदेह किया गया, क्योंकि साथियों अलवर उस समय आरएसएस का महत्वपूर्ण प्रशिक्षण स्थल था। खर्रे 1937 में मध्य प्रदेश की कांग्रेस गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री थे। तब गांधी जी से मतभेद हो गया था। 1947 में अलवर के पीएम नियुक्त किए गए। तब षड्यंत्रकारियों को यहाँ शरण दी। गांधी जी की हत्या से 3 माह पूर्व गोडसे और परचूरे अलवर आए व खर्रे से गुप्त मंत्रणा की। गोडसे व परचूरे दोनों ही खर्रे के गांव बारामती महाराष्ट्र के रहने वाले थे। भारत सरकार ने दोनों को दिल्ली बुलाकर नजरबंद कर दिया। 7 फरवरी 1948 को तेज सिंह को कन्नौट पैलेस के मरीन होटल में नजरबंद कर दिया तथा अलवर का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। खर्रे को भी पदच्युत करके दिल्ली में नजरबंद कर दिया। दोनों को जांच पूरी होने तक दिल्ली में रहने का आदेश दिया गया। जब अलवर व भरतपुर के विरुद्ध शिकायतें दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी तो वीपी मेनन को गुप्त रूप से अलवर भेजा गया ताकि वे वस्तु स्थिति का सही अध्ययन कर सकें।
वीपी मेनन ने सरदार पटेल को सुझाव दिया कि अलवर राज्य का प्रशासन भारत सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिए। डॉक्टर खर्रे के स्थान पर अपने पसंद के व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करना चाहिए। साथियों, अलवर रियासत में व्यवस्था बनाए रखने के लिए गोरखा फौज अलवर में पहले ही भेज दी गई थी। अलवर का शासन प्रबंध अस्थायी रूप से केबी लाल को सौंपा गया। उन्होंने 7 फरवरी 1948 को अलवर रियासत का कार्यभार संभाला। 25 फरवरी 1948 को अलवर में एक ऐतिहासिक घटना के रूप में सरदार पटेल का आगमन हुआ। यहाँ पर विशाल सभा का आयोजन किया गया जिसमें जयनारायण व्यास भी थे। पटेल ने अपने भाषण में कहा, राजपूतों को समझना चाहिए कि तलवार से राज्य नहीं चला करते, ये तो जनता की सहानुभूति और परस्पर एकता से चलते हैं। भारत सरकार ने परिस्थितिवश अलवर के महाराजा को गद्दी से हटाया है। यदि वे निर्दोष सिद्ध होते हैं तो हम उनको आदरपूर्वक फिर से गद्दी पर बैठा देंगे। साथियों, इन सब घटनाओं से भारत सरकार को रियासतों के विरुद्ध कदम उठाना अनिवार्य हो गया। अलवर के महाराजा को नजरबंद करने से राजपूत राजाओं पर राष्ट्रीय नेताओं का दबाव आ गया और भय से वे अपने राज्य राजस्थान में मिलाने हेतु प्रस्तुत हुए। धौलपुर व करौली में भी सांप्रदायिक दंगों की आशंकाएं दिखाई देने लगी। अतः इन 4 राज्यों अलवर, भरतपुर, धौलपुर व करौली के राजाओं को हटाकर एक संघ बनाने का निर्णय रियासती मंत्रालय द्वारा लिया गया। 27 फरवरी 1948 को इन चारों राज्यों के शासकों को दिल्ली बुलाया गया और इनके समक्ष संघ निर्माण का प्रस्ताव रखा, जिसे इन्होंने स्वीकार कर लिया और इन्हें कहा गया भविष्य में यदि उपयुक्त समझा गया तो राजस्थान या उत्तर प्रदेश में इन्हें सम्मिलित कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रस्तावित संघ आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर नहीं था। के.एम. मुंशी के सुझाव पर इसका नाम मत्स्य संघ रखा, क्योंकि महाजनपद काल में यह क्षेत्र मत्स्य जनपद के नाम से जाना जाता था। 28 फरवरी 1948 को संघ संबंधी दस्तावेज पर चारों शासकों ने हस्ताक्षर किए। इस संघ का सबसे बड़ा राज्य अलवर था। महाराजा तेज सिंह ने स्वयं को राज प्रमुख बनाए जाने की मांग रखी, किंतु इनके विरुद्ध जांच कार्य चल रहा था। अतः भारत सरकार ने इनकी दावेदारी खारिज कर दी। भरतपुर महाराज भी विवादास्पद हो चुके थे, अतः महाराजा धौलपुर को राज प्रमुख बनाया गया, जिनकी आयु भी सबसे अधिक थी। सौराष्ट्र मॉडल पर मत्स्य संघ का गठन किया गया। अलवर को मत्स्य संघ की राजधानी बनाया गया। करौली के महाराजा गणेश पाल देव बहादुर को उपराज प्रमुख बनाया गया। साथियों, ये राजस्थान के अलवर जिले का गजेटियर है। इसमें लिखा गया है कि भारत सरकार के साथ एक प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर किए तथा एक संघ बनाया जिसका नाम मत्स्य संघ रखा। इसकी राजधानी अलवर बनाई गई। इसके राज प्रमुख धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह को बनाया गया तथा उपराज प्रमुख अलवर के महाराजा तेज सिंह को बनाया गया। मत्स्य संघ का उद्घाटन दिनांक 17 मार्च 1948 को भरतपुर में हुआ। मत्स्य संघ को 3 जिलों, 8 उपखंडों, 23 तहसीलों एवं 12 उप तहसीलों में विभाजित किया गया। अलवर जिले में 3 उपखंड, 8 तहसील व 6 उप तहसीलें थी। इसके अलावा यह भी लिखा गया है कि राज्य में सांप्रदायिक स्थिति गंभीर होती जा रही थी। महात्मा गांधी की हत्या हो गई और अलवर सरकार पर आरोप लगा कि यह अपराध में सहयोगी थी। इसके बाद षड्यंत्रकारियों को इन्होंने यहाँ शरण दी थी। डॉक्टर एन.बी. खर्रे को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। श्री के.बी.एल. सेठ ICS थे। उन्हें भारत सरकार के आदेशानुसार राज्य का प्रशासक नियुक्त किया गया। उन्हें आरोपों की जांच पड़ताल का कार्यभार सौंपा गया। भारतीय सैन्य दलों ने सरकारी कार्यालयों का कार्यभार संभाल लिया। अच्छे प्रशासन के लिए कार्यकारी परिषद की उपस्थिति अनुकूल नहीं समझी गई और तुरंत ही उसे बर्खास्त कर दिया गया। दिनांक 25 फरवरी 1948 को प्रशासन के लिए 3 सलाहकारों की नियुक्ति की गई। सरकार के कार्यों के संचालन के लिए प्रशासक के सहयोगी सचिव के रूप में 2 व्यक्तियों की नियुक्ति की गई। उनमें से एक को जागीर और माफी मामलों के मंत्री की शक्ति प्रदान की गई। साथियों, ये है करौली का गजेटियर। इसमें साथियों दे रखा है 27 फरवरी 1948 को एक ट्रीटी साइन की गई थी मत्स्य संघ के लिए, जिसके नाम का सुझाव के.एम. मुंशी ने दिया था और एक स्टेट काउंसिल मिनिस्ट्री बनाई गई थी जिसमें शोभाराम प्राइम मिनिस्टर बने थे। युगल किशोर चतुर्वेदी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने थे। मास्टर भोलाराम और गोपीलाल यादव, डॉक्टर मंगल सिंह और चिरंजी लाल शर्मा इसमें मिनिस्टर थे।
महाराजा धौलपुर उदय सिंह को राज प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया और अलवर इसकी राजधानी बनाई गई। तो साथियों, इसमें करौली के राजा को कहीं पर भी उपराज प्रमुख बनाया जाना नहीं दिखाया गया है। साथियों, ये है धौलपुर का गैजेटियर। इसमें मत्स्य यूनियन के बारे में लिखा है कि धौलपुर भी 17 मार्च 1948 को मत्स्य यूनियन में ज्वाइन हो गया था भरतपुर, करौली और अलवर के साथ। महाराजा उदयभान सिंह जो सबसे वरिष्ठ थे, इन्हें राज प्रमुख बनाया गया। शोभाराम को चीफ मिनिस्टर बनाया गया। डॉक्टर मंगल सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। डॉक्टर मंगल सिंह कहाँ से थे? धौलपुर से। इसके अलावा गोपीलाल यादव भी धौलपुर से थे। धौलपुर और अलवर से दो व्यक्ति मंत्रिमंडल में थे। अन्य मिनिस्टरों में जुगल किशोर चतुर्वेदी या युगल किशोर चतुर्वेदी, भोलानाथ जी, गोपीलाल यादव और चिरंजी लाल शर्मा शामिल थे। साथियों, जुगल किशोर चतुर्वेदी को उप प्रधानमंत्री बनाया गया। कक्षा 9 की ये बुक है साथियों, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा। इसमें दे रखा है 17 मार्च 1948 को उद्घाटन NB गाडगिल ने किया था, यानी नरहरि विष्णु गाडगिल ने। संघ का राज प्रमुख महाराजा धौलपुर को और उपराज प्रमुख महाराजा करौली को बनाया गया। अलवर प्रजामंडल के प्रमुख नेता शोभाराम कुमावत को मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया। तो साथियों, ये है इसकी व्याख्या। RBSc में तो उपराज प्रमुख महाराज करौली को बताया गया है, जबकि गैजेट में क्या बताया गया है? अलवर के महाराज तेज सिंह को उपराज प्रमुख बताया गया है। रियासती मंत्रालय द्वारा संघ का प्रशासन चलाने हेतु एक प्रशासक की नियुक्ति कर दी गई। इनके सहयोग से इन राज्यों के लोकनायकों को मिलाकर लोकप्रिय मंत्रिमंडल का गठन किया गया। शोभाराम कुमावत को मुख्यमंत्री बनाया गया। मंत्रिमंडल में जुगल किशोर चतुर्वेदी भरतपुर से, मास्टर भोलानाथ और गोपीनाथ यादव अलवर से, डॉक्टर मंगल सिंह धौलपुर से, चिरंजी लाल शर्मा करौली से इसमें सम्मिलित किए गए। प्रस्तावित संविधान के लिए संविधान का निर्माण 20 सदस्यों वाली संविधान सभा द्वारा किया गया। अलवर शासकों के लिए प्रीवी पर्स राशि 52,000 रुपये, भरतपुर के लिए 5,02,000 रुपये, धौलपुर के लिए 2,64,000 रुपये व करौली के लिए 1,05,000 रुपये निश्चित की गई। मत्स्य संघ के उद्घाटन की तिथि 17 मार्च 1948 घोषित की गई। साथियों, भरतपुर के महाराजा के छोटे भाई मान सिंह ने भरतपुर के मत्स्य संघ में विलय होने के विरोध में एक हिंसात्मक आंदोलन शुरू कर दिया और जाटों को भड़काना आरंभ कर दिया और यह नारा दिया, जाट झंडा खतरे में है। तो साथियों, भरतपुर में मत्स्य संघ का उद्घाटन होना था और भरतपुर के महाराजा ब्रजेंद्र सिंह के छोटे भाई मान सिंह ने हिंसात्मक आंदोलन शुरू कर दिया। इसकी सूचना भरतपुर राज्य की पुलिस की खुफिया रिपोर्ट ने दी। इनके अनुसार 12 मार्च 1948 को बेर के निकट हेलना गांव व अन्य निकटवर्ती गांव का दौरा करके जाटों को मत्स्य संघ के उद्घाटन के दिन विरोध प्रदर्शन के लिए तैयार किया गया। 17 मार्च को भरतपुर पर दावा बोलने के लिए 1,50,000 सशस्त्र जाट तैयार किए गए। मान सिंह का समर्थन किसान सभा के अध्यक्ष ठाकुर देशराज ने भी किया, क्योंकि किसान सभा को मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दिया गया। 14 मार्च 1948 को राजा मान सिंह को गिरफ्तार करके दिल्ली भेज दिया गया। भरतपुर रियासत में धारा 144 लागू कर दी गई। 16 मार्च को ठाकुर देशराज व कुछ अन्य जाट नेताओं को गिरफ्तार करके सेवर सेंट्रल जेल भेज दिया। 17 मार्च 1948 को हजारों की संख्या में जाट समुदाय के लोग भरतपुर के किले में प्रवेश कर गए। यहाँ पर 11:30 पर श्री NV गाडगिल द्वारा मत्स्य संघ का उद्घाटन होना था। प्रदर्शनकारी किला खाली करने के लिए तैयार नहीं थे। अंततः ठाकुर देशराज को बुलाया गया, जिनके समझाने बुझाने पर भीड़ तितर बितर हो गई तथा ठाकुर देशराज ने चेतावनी भी दी कि यदि हमारी शर्तें नहीं मानी गई तो हम दोगुनी शक्ति प्रदर्शन के साथ वापस आएंगे। इनकी मांगे क्या थी? रियासत की सभी इमारतों पर केवल भरतपुर का झंडा फहराया जाएगा, भारत संघ का नहीं। भरतपुर से चुने जाने वाले 2 मंत्रियों में से एक किसान सभा का होगा। राजा मान सिंह व ठाकुर देशराज को मिलाकर गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्तियों को मुक्त किया जाए।
इन सब के बीच मत्स्य संघ का उद्घाटन 2 घंटे की देरी से लगभग 1:15 पर केंद्रीय मंत्री NV गाडगिल द्वारा किया गया। इसके तुरंत बाद राज प्रमुख राजराणा उदयभान सिंह ने शपथ ली। इन्होंने कहा, नई साहसपूर्ण व्यवस्था में प्रवेश करते हुए मेरी यह वास्तविक इच्छा है कि मत्स्य संघ को खुशहाल बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ व लोकप्रिय प्रतिभा को राज्य के लिए कार्य करने का अवसर दिया जाए। तो साथियों, मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ 17 मार्च 1948 और इसने कार्य करना आरंभ कब किया? 18 मार्च 1948 को। बाबू शोभाराम को मुख्यमंत्री मनोनीत किया गया। मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में जुगल किशोर चतुर्वेदी, भोलानाथ, गोपीलाल यादव, डॉक्टर मंगल सिंह व चिरंजी लाल को स्थान दिया गया। केंद्र सरकार ने प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए KBL सेठ को प्रशासक नियुक्त किया, HK टंडन को मुख्य सचिव व UC मल्होत्रा को पुलिस महानिरीक्षक नियुक्त किया। इस प्रकार से मत्स्य संघ अस्तित्व में आया। इसका क्षेत्रफल 7589 वर्ग किलोमीटर था तथा इसकी जनसंख्या 18,37,994 थी। वार्षिक राजस्व 1.83 करोड़ रुपए था। इस प्रकार पूर्वी राजपूताना की चारों रियासतों के एकीकरण से एक नई लोकप्रिय प्रशासनिक व्यवस्था का आरंभ हुआ। भरतपुर दुर्ग की कचहरी कला में NV गाडगिल के उद्घाटन के साथ राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण पूरा होता है। 27 फरवरी 1948 को अलवर के राजऋषि कॉलेज के प्रांगण में सरदार पटेल ने कहा था, छोटे राज्य अब बने नहीं रह सकते, उनके सामने एक ही विकल्प है, वे बड़ी तथा समुचित आकार की इकाइयों में सम्मिलित हो जाएं। जो अब भी राजपूत आधिपत्य की स्थापना का स्वप्न देखते हैं वे आधुनिक संसार से बाहर हैं। अब शक्ति प्रतिष्ठा या वर्ग का चिंतन उचित नहीं होगा। आज हरिजन की झाड़ू राजपूत की तलवार से कम महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे माँ का झुकाव बच्चे की ओर होता है, वैसे ही जो लोग देश के हित की देखभाल कर रहे हैं वे सबसे ऊपर हैं। वे भी सम्मान, समर्पण तथा बराबर आदर सम्मान के अधिकारी हैं। सरदार ने लोगों का आह्वान किया कि वे सांप्रदायिक सद्भाव, एकता तथा शांति बनाए रखें। तो साथियों, मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ 17 मार्च 1948। क्रियाशील कब हुआ? 18 मार्च 1948 को। KM मुंशी ने इसका नाम सुझाया मत्स्य संघ। उद्घाटन किया नरहरि विष्णु गाडगिल यानी NV गाडगिल ने। राजधानी बनाई गई अलवर। राज प्रमुख बनाया गया धौलपुर के शासक उदयभान सिंह को। प्रधानमंत्री बनाया गया शोभाराम कुमावत को। उपराज प्रमुख बनाया गया करौली महाराजा गणेश पाल देव बहादुर को। उप प्रधानमंत्री बनाया गया गोपीलाल यादव को तथा जुगल किशोर चतुर्वेदी को। 2 उप प्रधानमंत्री थे, गोपीलाल यादव, जुगल किशोर चतुर्वेदी। जुगल किशोर चतुर्वेदी को ही दूसरा जवाहरलाल नेहरू कहा जाता है। साथियों, मत्स्य संघ में कौन कौन शामिल हुआ? करौली, धौलपुर, अलवर, भरतपुर और नीमराणा ठिकाना। 4 देशी रियासतें और 1 ठिकाना। करौली का शासक कौन था? गणेश लाल देव बहादुर। अलवर का तेज सिंह, धौलपुर का उदयभान सिंह, भरतपुर का ब्रजेंद्र सिंह। इसमें सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? अलवर। सबसे छोटी धौलपुर। तो साथियों, मत्स्य संघ में पूर्वी राजस्थान की रियासतों का एकीकरण किया गया। किस मॉडल पर किया गया? सौराष्ट्र मॉडल पर। अब साथियों, आप कुछ प्रश्नों का जवाब दीजिए। मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? सही उत्तर होगा 17 मार्च 1948। लेकिन साथियों, क्रियाशील कब हुआ? 18 मार्च 1948 को। इसीलिए कई किताबों में 17 मार्च दे रखा है, कई किताबों में 18 मार्च दे रखा है। RBSC में 18 मार्च 1948 दे रखा है, तो हमें 18 मार्च 1948 सही मानना है। ऑप्शन 3 राइट होगा। राजस्थान के निर्माण के प्रथम चरण में गठित मत्स्य संघ में सम्मिलित हुए। साथियों, हमने अभी पढ़ा है मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली 4 रियासतें और 1 ठिकाना नीमराणा शामिल हुआ था। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। मत्स्य संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? अलवर था, भरतपुर था, करौली था, धौलपुर था और नीमराणा ठिकाना था। तो झालावाड़ नहीं था। ऑप्शन 4 राइट होगा। 1948 में किन को मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया? तो साथियों, मत्स्य संघ का राज प्रमुख धौलपुर महाराजा उदयभान सिंह को बनाया गया था। ऑप्शन 3 राइट होगा।
राजस्थान के गठन के समय प्रथम चरण के दौरान गठित मत्स्य संघ में कितनी रियासतें थी? साथियों, हमने पढ़ा था 4 रियासतें, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और एक ठिकाना नीमराना इसमें शामिल था। तो 4 नंबर ऑप्शन राइट होगा। मत्स्य संघ की राजधानी थी, मत्स्य संघ की राजधानी अलवर थी। ऑप्शन 1 राइट होगा। मत्स्य संघ का प्रथम राज प्रमुख किस रियासत का शासक था? उदयभान सिंह था, धौलपुर से। ऑप्शन 3 राइट होगा। किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ नाम रखा गया? के.एम. मुंशी के प्रस्ताव पर मत्स्य संघ नाम रखा गया था। ऑप्शन 3 राइट होगा। मार्च 1948 में उद्घाटित मत्स्य संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? अलवर था, भरतपुर था, धौलपुर था, करौली था और नीमराना ठिकाना था। तो जयपुर नहीं था। ऑप्शन 3 राइट होगा। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए थे अलवर के शोभाराम कुमावत। ऑप्शन 4 राइट होगा। मत्स्य संघ का उद्घाटन किस कैबिनेट स्तर के भारतीय मंत्री द्वारा किया गया? एन.वी. गाडगिल यानी नरहरि विष्णु गाडगिल ने किया था। ऑप्शन 3 राइट होगा। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? 1.84 करोड़ थी। ऑप्शन 4 राइट होगा, 184 लाख रुपए। निम्न में से मत्स्य संघ का उपराज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? करौली के गणेश पाल को किया गया था, लेकिन कहीं कहीं पर लिखा है जब अलवर के महाराजा ने ज्यादा ही हट कर लिया तो तेज सिंह को इसका उपराज प्रमुख बनाया गया। ऑप्शन 3 राइट होगा, तेज सिंह। मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल में कौन शामिल नहीं था? तो साथियों, मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में हमने देखा अलवर से शोभाराम कुमावत को प्रधानमंत्री बनाया गया। इसके अलावा अलवर से मास्टर भोलानाथ को इसमें शामिल किया गया। भरतपुर से जुगल किशोर चतुर्वेदी थे, धौलपुर से गोपीलाल यादव और मंगल सिंह थे, करौली से चिरंजी लाल शर्मा थे। तो इसमें रमेश कुमार शामिल नहीं होगा। ऑप्शन 4 राइट होगा। तो मास्टर भोलानाथ कहाँ से थे? मास्टर भोलानाथ अलवर से। इसके अलावा शोभाराम कुमावत भी अलवर से, 2 अलवर से। चिरंजी लाल शर्मा कहाँ से थे? करौली से। 1 थे करौली से डॉक्टर मंगल सिंह और गोपीलाल यादव 2 धौलपुर से थे। तो डॉक्टर मंगल सिंह धौलपुर से थे। भरतपुर से 1 था जुगल किशोर चतुर्वेदी। मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं था? जुगल किशोर चतुर्वेदी थे भरतपुर से, चिरंजी लाल शर्मा थे करौली से, भोलानाथ था अलवर से, प्रेम नारायण माथुर इसमें शामिल नहीं था। ऑप्शन 4 राइट होगा। 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासक किसे नियुक्त किया? तो साथियों, भरतपुर का प्रशासक S.N. सप्रू को नियुक्त किया था। ऑप्शन 4 राइट होगा। साथियों, आप नीचे कमेंट में बताइए अलवर रियासत का कार्यभार किसे सौंप दिया था? साथियों, मत्स्य संघ में इतना ही। आशा करता हूं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे द्वितीय चरण के बारे में, यानी पूर्वी राजस्थान संघ के बारे में। साथियों, यदि आपने अभी तक RPSC गुरुजी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद।